हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, लास्ट जो हमारी क्लास थी, जो हमारा पिछला लेक्चर था, उसमें हमने चर्चा करी थी हमारे जीवों में जनन के अध्याय के बारे में। और उसमें हमने बात कर ली थी कि भाई हमें जो भी संतति को उत्पन्न करना होता है, यानी कि अपनी जो लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जनन का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात हमें क्या करना पड़ता है, अपने वंश को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन ही करना पड़ता है। ठीक है। और उसमें हमने चर्चा करी थी कि मनुष्य में रिप्रोडक्शन होता है और अन्य जो जीव होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है, और आपके जो पादप हैं यानी कि प्लांट्स हैं उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं एनिमल्स के बारे में, यानी कि जीवों में जनन के बारे में। ठीक। तो यहाँ पे हमने किसकी बात कर ली थी, हमने बात कर ली थी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि हमने उनमें अंतर देख लिया था। भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो अलैंगिक जनन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि लैंगिक जनन है, उसमें क्या क्या अंतर होता है। ठीक है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे किसके बारे में, हमारे अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। चलिए, हम बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक। जिसे हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बच्चों। चलिए, हमने क्या देखा था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था बताइए, आपको याद होगा। बिल्कुल सही। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो सिंगल पेरेंट है वो इसके अंदर भाग लेता है। ठीक है। तो पहली चीज हमारी क्या हो जाएगी, पहली चीज हम इसमें लिख लेंगे कि इस प्रकार के जनन में एक जीव भाग लेता है। इसीलिए हमने इसे क्या कहा था, यूनिपेरेंटल कहा था। क्या कहा था हमने इसे हमने यूनिपेरेंटल कहा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यूनिपेरेंटल कह दिया। नेक्स्ट हमने चर्चा करी थी किसके बारे में, हमने बात करी थी कि भाई यूनिपेरेंटल है, एक ही जीव भाग ले रहा है, लेकिन ये क्या करता है, अपने जैसे ही समान जीव की उत्पत्ति करता है। यानी कि बिल्कुल हम कहते हैं कि एकदम क्लोन, जेरोक्स कॉपी। ठीक है, उस तरह से। तो यह अपने ही समान, जो कि हम कहते हैं कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली, ठीक है, अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली और हम कहते हैं कि एक ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है, जो कि मॉर्फोलॉजिकल और साथ ही संरचना व गुणों की दृष्टि से समान होते हैं। या
क्लोन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम आइडेंटिकली कैसे होंगे? सेम होंगे, मॉर्फोलॉजिकली और आइडेंटिकली बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, चलिए फिर हमने बात करी थी इसके अंदर कि इसमें जब क्लोन बन रहे हैं, आइडेंटिकली सेम है, मॉर्फोलॉजिकली सेम है, इनके अंदर जो ये क्रिया होती है ये अधिक होती है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें जनन अधिक होती है। तो हमने क्या लिखा था इसमें? जनन दर अत्यधिक होती है। ठीक है, क्योंकि एक ही जीव से क्या होता है, दूसरा जीव भी उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें अगली हम बात किसकी करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी टाइप है, यानी कि रिप्रोडक्शन में हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक तो होता है हमारा बाइनरी फिशन और एक होता है हमारा मल्टीपल विशन, यानी कि द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो इसके कौन कौन से टाइप हो जाएंगे? दो प्रकार का ये हो जाएगा। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं कि इसमें यह दो प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार है? पहला प्रकार है हमारा बाइनरी फिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्विविखंडन, जिसे हम द्विविखंडन को कहते हैं। ठीक, दूसरा है हमारा मल्टीपल फिशन। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? बहुविखंडन। ठीक है, जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है, बाइनरी फिशन में क्या होगा? द्विविखंडन होगा, यानी कि ये सिर्फ क्या होगा? दो बार टूटेगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा? जो मल्टीपल फिशन है वहां पे बहुविखंडन है, वो कई बार टूट सकता है। ये तो सिर्फ क्या होगा? द्विविखंडन है, बाइनरी फिशन है। ठीक है ना, एक बार ही टूटेगा या दो बार ही टूटेगा, लेकिन यहाँ पे बहुविखंडन हो रहा है, यानी कि कई बार ये टूट सकता है। तो बाइनरी फिशन हमें किसमें देखने को मिलेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और मल्टीपल फिशन हमें किस में देखने को मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब सबसे पहले हम किसकी चर्चा करते हैं? हम बाइनरी फिशन की। चलिए बच्चों, तो पहले हम चर्चा करेंगे द्विविखंडन की। ठीक, द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिशन। अब देखिए बाइनरी फिशन में क्या हो रहा है। बाइनरी फिशन के एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहां सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेंगे यहां पर अमीबा का। ठीक है, अमीबा में कैसा विखंडन देखने को मिलता है? हमें द्विविखंडन देखने को मिलता है, यानी कि बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। अब देखिए, आप सबने छोटी क्लासेस में अमीबा के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरह से ये हो गया आपका अमीबा। ठीक है ना, ये क्या हो गया? ये इसका न्यूक्लियस, अर्थात इसका केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक, अब क्या होगा इसके अंदर? द्विविखंडन यानी कि बाइनरी फिशन किस तरह से होगा? इसमें जो ये केंद्रक है, ठीक है ना, ये क्या करेगा? डिवाइड कर जाएगा। कैसे? देखिए, कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा। तो ये जो है, मतलब ये अपने शेप को बढ़ा लेगा, अपने आकार को बढ़ाएगा, यानी किसके? न्यूक्लियस के जो आकार है वो बढ़ेगा। किस कंडीशन में होगा? तो ये देखिए, ये आपका अमीबा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हुआ।
इस तरह से। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इसने अपने आप को विखंडित करना शुरू कर दिया, यानी कि कैसा हो गया, ये खिंच गया। देखिए आप, न्यूक्लियस क्या हो गया, खिंच रहा है। ठीक, अगले पार्ट में क्या होगा, यहां पर ये इसका जो न्यूक्लियस है वो सेपरेट हो जाएगा, यहां पर इसका ये न्यूक्लियस है ये इस तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, और अंत में क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, कंप्लीटली दो डॉटर सेल्स बना लेंगे, यानी कि अलग अलग जो है वो अमीबा बन जाएगा। तो यहां कैसे होगा, ये कुछ देखिए इस तरह से, इसमें यहां पर ये इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है, और यहां पर क्या हो गया, यहां पर कुछ इस तरह से ये एक और न्यूक्लियस, यानी कि हमें यहां पे क्या मिल गए, दो डॉटर सेल्स। ठीक है, हमें क्या मिल गई, यहां पे दो प्रकार की डॉटर सेल्स अलग अलग मिल गई। तो इस तरह का जो विखंडन है वो कैसा हुआ, ये विखंडन कहलाया हमारा बाइनरी फिशन, यानी कि द्विविखंडन कहलाया। एक सेल से दो हमें डॉटर सेल्स प्राप्त हुई। ठीक है, इसे हमने क्या कहा, बाइनरी फिशन कहा। दूसरी चीज, इस प्रकार का जो विखंडन है वो कैसा होता है, हम क्या लिख सकते हैं, हम एग्जाम्पल की बात करें अमीबा की। ठीक है, तो अमीबा में ये विखंडन कैसा है, इर्रेगुलर है, ठीक है, अनिश्चित क्रम में है, अनिश्चित है। ठीक है, अनिश्चित क्रम कह सकते हैं हम, ये अनिश्चित है, अनिश्चित क्रम में है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, पैरामीशियम की। पैरामीशियम कैसा होता है, बिल्कुल चप्पल लाइक शेप का होता है। ठीक है ना, तो पैरामीशियम में हमें कैसा देखने को मिलता है, पैरामीशियम में से ये क्या करता है कि हम एक तरह से कहते हैं कि ट्रांसवर्स कर जाता है, ये कैसा, तो इसमें हमें क्या देखें, कैसा देखने को मिलता है, ट्रांसवर्स। ठीक है ना, और अगर हम यूग्लिना की बात करें, ठीक है, तो यूग्लिना में कैसा देखने को मिलेगा, ये देखिए अमीबा के अंदर इरेगुलर मिल रहा है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स मिल रहा है, और यूग्लिना में किस तरह से होगा, यूग्लिना को मतलब ये आप देखिए यूग्लिना का जो शेप होता है उसको बिल्कुल ये सेंटर में से काट देता है, यानी कि मध्य में से, तो मध्य काट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या होता है, जो बाइनरी फिशन है वो अमीबा के अंदर इरेगुलर में, पैरामीशियम में ट्रांसफर, यूग्लिना में मध्य काट के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए बच्चों आप इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, ठीक है बच्चों, तो यहां पे हमने देख लिया अमीबा कैसा शेप दे रहा था, इरेगुलर, और पैरामीशियम ट्रांसफर, और यूग्लिना मध्य काट, यानी इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल भी कह सकते हैं। तो ये कैसा दे रहा था आपको, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, चलिए तो आपने समझ लिया। आगे हम किसकी चर्चा कर लेते हैं, आगे हम चर्चा कर लेते हैं यहां पर हमारे अगले पार्ट की, यानी कि जिसके बारे को हम क्या बोलेंगे, हम अगली चर्चा कर लेते हैं यहीं पर बडिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, बडिंग, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम मुकुलन भी जानते हैं। बडिंग को हम क्या कहते हैं, मुकुलन भी कहते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, वो है हमारा हाइड्रा। ठीक है, अब देखिए हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा का शेप आपने देखा है किस तरह से होता है, उसमें क्या होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से मैं आपको बताता हूं।
ये कुछ हाइड्रा हो गया, और इसके यहाँ पर क्या होते हैं, ये से कुछ इस तरह से टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम? टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा है हाइपोस्टोम कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसके कुछ इस जगह पर इस तरह से एक गांठ कहाँ खींचते हैं हम, यानी कि एक बड के रूप में। यहाँ पे क्या होता है, ये बड डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होता है इसके अंदर, ये जो बड है ये क्या करता है, ये बड यानी कि मुकुलन होना, यानी कि किसी भी चीज के अंदर, ये जो जीव है हाइड्रा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, मुकुलन हो रहा है, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर बाहर की तरफ एक क्या हो रहा है कि एक बड डेवलप हो रहा है, एक गांठ नुमा जो संरचना है वो बन रही है। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, बड बोला। तो वापस से क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ क्या हुआ, कुछ ऐसे टेंटिकल्स निकल गए। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब जो ये बड बन रही थी, यहाँ पे क्या होता है, कुछ इस तरह से जो है इसमें टेंटिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, रूमिनेंट टेंटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ही टेंटिकल निकलते हैं तो ये अपने आप में क्या होता है, इसमें से एक और हाइड्रा जो है वो ग्रो हो जाता है। किस तरह से, जैसे ऐसे मानिए कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ, वही टेंटिकल्स हमने बना दिए कुछ, यहाँ भी हमने कुछ टेंटिकल्स बना दिए। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ये रूमिनेंट पार्ट था, यहीं से क्या हुआ, एक कंप्लीट एक हाइड्रा जनरेट हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, यहीं पर क्या हुआ, एक कंप्लीट हाइड्रा जो है वो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले प्रोसेस को हमने क्या बोला, बडिंग बोला, यानी कि मुकुलन बोला। इसके बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, जेम्यूल की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने, एक छोटा सा यहाँ पे ये रूमिनेंट टेंटिकल नहीं होगा, ये रूडिमेंटेट्री होगा, रूडिमेंट्री। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इट्स रूडिमेंट्री। ठीक है ना, रूडिमेंट्री टेंटिकल्स होंगे। बाकी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम किसकी बात करेंगे आगे, ये आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा। ठीक है, तो मैं इसको रब कर सकता हूँ, चलिए तो मैं इसे यहाँ पर रब कर देता हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, जेम्यूल की, जिसे हम क्या बोलते हैं, कलिका भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट मैं अब नहीं कर रहा हूं। चलिए,
अब हम चर्चा कर लेते हैं किसकी, हमारे अगले भाग की, जिससे हमने क्या कहा, हमने कहा जैम्यूल, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कलिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारा स्पॉन्जस। ठीक है, स्पॉन्जस जो कहाँ मिलते हैं हमें, ये हमें देखने को मिलते हैं स्पॉन्जस फ्रेश वाटर में भी और मराइन वाटर में भी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेश वाटर। ठीक है, दोनों में पाए जाते हैं ये, साफ पानी में और खारे पानी में, दोनों प्रकार में ये पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होता है कि स्पॉन्जस में हम बात कर रहे हैं, तो स्पॉन्जस में किस तरह से होता है कि इसके डायग्राम को हम देखते हैं पहले एक बार। कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें कवरिंग और ठीक है, कुछ इस तरह से, और डायग्राम को अगर हम डायग्राम के तरीके से इसकी संरचना को अच्छे से बनाएं तो देखने में भी बड़ा सुंदर सा लगता है और हमें समझ में भी अच्छे से आता है कि हम एक एक चीज को यहाँ पर देख सकें। ठीक है ना, ये देखिए कुछ इस तरह से। ठीक, एक सेकेंड हम इसको देख लेते हैं, इस मेम्ब्रेन को हम दोबारा बना लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, दिख रहा है आपको, क्लियर है। तो डायग्राम को हमने कुछ इस तरह से बना लिया, इसको हम देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ आप। ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये क्या कहलाएगा, माइक्रोपाइल है। ठीक, और इसी के अंदर हम इसकी जो ये बाहर की सतह है ये कहलाएगी इसकी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सतह इसकी कहलाएगी क्या, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या उपस्थित है, इसमें कुछ इस तरह से ये देखिए, ये ठीक है, ये क्या होती हैं, इसमें ये होते हैं स्पिक्यूल्स। क्या होते हैं ये, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, या हम देख कांटेदार संरचना, या हम इनको कांटे भी बोल सकते हैं एक तरह से। ये स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, कांटे के समान होते हैं, या कांटे भी हम इन्हें कह सकते हैं। ये क्या काम करते हैं, सपोर्टिंग का काम करते हैं। ठीक है ना, ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं, सपोर्ट, प्रोवाइडेड सपोर्ट हम यहाँ लिख देते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट। ठीक है ना,
चलिए ठीक। अब इसके अंदर ये जो है ये क्या है, ये है आपकी टोटीपोटेंट सेल्स। क्या है ये टोटीपोटेंट सेल? एक मिनट रुकिएगा। इसे हम रब कर सकते हैं, चलिए ठीक है, चलिए हम यहीं लिख देते हैं इसको। यह है आपकी टोटीपोटेंट सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स भी बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स भी बोलते हैं। टोटीपोटेंट सेल का मतलब क्या हो गया, रीजनरेशन की पावर, यानी कि पूर्ण शक्तिता। क्या कहते हैं टोटीपोटेंट सेल को हम, यहां पर हम इसको बोलते हैं पूर्ण शक्तिता, ठीक है। तो ये पूर्ण शक्तिता एक जर्मन साइंटिस्ट थे हेबर वेलेंट, जिन्होंने 1902 के अंदर इस नाम को दिया था, किसको, टोटीपोटेंट को, यानी कि पूर्ण शक्तिता के बारे में हमें बताया था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंट सेल, यानी कि अपने आप से ही क्या करना, रीजनरेशन करना। जो रीजनरेशन की जो पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंट बोलते हैं। और ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, देखिए स्टारफिश में भी हमें देखने को मिलती है। स्टारफिश के अगर एक पार्ट को काट दिया जाता है तो क्या करता है, कंप्लीटली पूरी एक स्टारफिश जो होती है वापस से वो ग्रो कर जाती है, यानी कि वापस से वो अपने आप को एक नए रूप के अंदर ले लेती है, नया रूप धारण कर लेती है। यानी कि एक स्टारफिश का आपने पास पार्ट काटा तो उससे क्या होगा, एक नई स्टारफिश उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये इसमें होती है, टोटीपोटेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। ह्यूमन के अंदर टोटीपोटेंट सेल नहीं होती है एक तरह से। सपोज कीजिए कितना अच्छा होता कि अगर ह्यूमन में भी ये टेंडेंसी पाई थी कि टोटीपोटेंट सेल प्रेजेंट हो। मान लीजिए कोई ऑर्गन या कोई किसी का हाथ कट गया और ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है जो वापस से क्या करे, उस हाथ को बना दे, तो कितना अच्छा होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो स्पॉन्जेस हैं इनके अंदर हमें टोटीपोटेंट सेल्स यानी कि आर्कियोसाइट्स जिनको हम बोलते हैं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह के जो कुछ होता है वो किस में होता है, हमारे स्पॉन्जेस में होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जेम्यूल फॉर्मेशन, यानी कि कलिका के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, हम बात करेंगे हमारे बाइनरी फिशन और मल्टी फिशन के डिफरेंस के बारे में, यानी कि उनके अंतर के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपने नोट डाउन कर ही लिया है और हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम किसकी बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे बाइनरी फिशन और मल्टी फिशन में अंतर की, यानी कि द्विविखंडन और बहुविखंडन में अंतर हम देखेंगे। तो ये मैं रब कर दूं, चलिए। इसको थोड़ा सा अच्छा, ओहो ये तो और गंदा हो गया, अब क्लीन है। चलिए ठीक, हम क्या लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे द्विविखंडन, ठीक। ये हमने एक टेबल बना ली, ठीक। ये द्विविखंडन हो गया, ये हमारा बहुविखंडन हो गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए साहब, अब हम चर्चा कर लेते हैं आप सोचेंगे क्या कर रहे हैं कि आज ये पेंटिंग करने का सवार हो रहा है सब कुछ, हाँ। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि जो द्विविखंडन है उसमें क्या हो रहा है, दो प्रकार के जीवों का ही जो है संतति का उत्पन्न हो रही है। तो हम पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसमें दो प्रकार से जीवों का विखंडन होता है।
तथा दो संतति प्राप्त होती है। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है, यहां हम बात करें तो इसमें कई बार विखंडन होता है। क्या हो रहा है इसमें, मल्टीपल फिशन में, यानी कि बहु विखंडन में क्या हो रहा है, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है, इसमें कई बार विखंडन होता है तथा संतति अलग प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, देखिए दो प्रकार से जीवों का द्विविखंडन हो रहा है, और यहां पे क्या हो रहा है, बहुविखंडन, यानी कि इसमें कई बार विखंडन होता है, संतति अलग अलग इसमें प्राप्त होती है। अगले पॉइंट की हम चर्चा करें, यह अनुकूल परिस्थितियों में होता है। इसके लिए क्या चाहिए, द्विविखंडन के लिए परिस्थितियां इसके अनुकूल होनी चाहिए। यह अनुकूल परिस्थिति में होता है, जबकि इसमें प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां पे क्या है, केवल अनुकूल परिस्थितियों में होता है, और यहां पर ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम चर्चा करते हैं किसकी, हमारे अगले पॉइंट की। इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है वो कहता है न्यूक्लियस एक बार विभाजित होता है। इसमें जो केंद्रक है वह एक बार विभाजित होता है। ठीक है, और इसमें केंद्रक कई बार विभाजित होता है। तो इसमें तो क्या है, केंद्रक एक बार विभाजित हो रहा है द्विविखंडन में, और इसमें क्या हो रहा है कि केंद्रक कई बार विभाजित होता है। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा कर लें। तो इस विखंडन में इस प्रकार का जो विखंडन हो रहा है, इसमें अवशेष नहीं बचते हैं, अवशेष नहीं बचते हैं, लेकिन जो बहुविखंडन होता है इसमें क्या होते हैं, अवशेष बच जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के विखंडन में अवशेष बच जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अवशेष नहीं बच रहे हैं और इसमें अवशेष बच रहे हैं। ठीक है, अब सारे पॉइंट हो गए हमारे। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, यह विखंडन जिसमें कोई अवशेष ही नहीं बच रहा, यानी कि अवशेष भी, तो उससे भी क्या हो रहा है, एक नया जीव उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यह विखंडन इन जीवों को क्या बनाता है, अमर बना देता है। क्या बोल सकते हैं हम, अमर बना देता है। ठीक है,
जबकि अगर यहां हम बात करें तो यहां यह जीव अमर नहीं होते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। अगले पॉइंट को हम देखें तो इसमें जीवों में किसी भी प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण, सुरक्षात्मक नहीं, सुरक्षात्मक आवरण, किसी भी प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण या कवच नहीं होता है या नहीं बनता है। लेकिन इस प्रकार के जीवों में सुरक्षात्मक आवरण तथा कवच का निर्माण होता है। आई बात समझ में? क्या हुआ? देखिए यहां पे द्विविखंडन हुआ, यहां पर बहुविखंडन हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे दो या दो से अधिक जीवों का विखंडन होना, संतति प्राप्त हो रही है। यहां पे कई बार विखंडन हो रहा है। यहां अनुकूल परिस्थितियां चाहिए द्विविखंडन के अंदर, और यहां पे हमें क्या चाहिए? प्रतिकूल तथा अनुकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियां चाहिए। इसमें केंद्रक एक बार विभाजित हो रहा है, इसमें केंद्रक कई बार विभाजित हो रहा है। इसमें विखंडन के अवशेष नहीं मिलते हैं, जबकि इसमें विखंडन के अवशेष मिलते हैं। विखंडन जीवों को अमर बनाता है, जबकि जो बहुविखंडन है वो जीवों को अमर नहीं बनाता है। जीवों में किसी प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण हमें द्विविखंडन में नहीं मिलता है, जबकि बहुविखंडन में हमें एक सुरक्षात्मक आवरण या हम कह सकते हैं कवच का आवरण हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बाइनरी फिशन और मल्टी फिशन के बारे में हमने अंतर को समझ लिया। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम अगली बात करेंगे किसकी? हमारे सेक्सुअल फेज के बारे में, ठीक है ना, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो आप ये वाला पोर्शन मैं रब कर सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं रब नहीं कर रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हमें यहां क्या करना है? यहां पे हमें अलैंगिक को हटा के सिर्फ लैंगिक छोड़ देना है, और यहां पर भी हमें असेक्सुअल को हटा के हमें यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। ठीक है, चलिए मैं इसको कैपिटल में लिख देता हूं ताकि आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, और यहां पे ये हमारा लैंगिक जनन है ही सही। तो हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमने बात करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? एक वो नर व मादा का क्या हो रहा है? यहां पर फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। यहां पे क्या हो रहा है? गैमेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, निषेचन की क्रिया हो रही है, और साथ में क्या बन रहा है? एक जायगोट बन रहा है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसके अंदर वह नर व मादा के में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है ना, और गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स बनेंगे तो क्या होगा? गैमेट्स का होगा फ्यूजन होगा, तो फिर जायगोट बनेगा, यानी कि युग्मनज तैयार होंगे। ठीक है, तो इस तरह का जो फेज है इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी अवस्था कि जहां पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म कर सके। ठीक, तो यहां पर हम बेसिकली क्या देखेंगे? हम ये लिख लेते हैं कि इस क्रिया में नर व मादा के मध्य युग्मकों
का फ्यूशन, ठीक है, या फिर हम क्या कहते हैं गैमीट ट्रांसफर, ठीक है, फ्यूशन द्वारा जायगोट बनता है। जायगोट यानी कि युग्मनज, बनता है जिससे कि नए जीव की उत्पत्ति होती है। नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह का जो जनन होता है वो क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। हम ये देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी क्या होता है कि ये 3 फेज के अंदर होता है, ठीक है ना। 3 फेज कौन कौन से होंगे? एक तो हमारा जुवेनाइल फेज, एक हमारा रिप्रोडक्टिव फेज और एक होगा हमारा सेनेसेंट फेज, ठीक है। तो उसके बारे में हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे 3 फेज कौन कौन से इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फेज की। तो यहां पर ये हो गया हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। 3 फेज में डिवाइडेड है। जुवेनाइल फेज, ठीक। सेकेंड है हमारा रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा है हमारा सेनेसेंट फेज, या जिसे हम क्या बोलते हैं? एजिंग फेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? चलिए ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर सकता हूं। चलिए बच्चों, हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पहले यानी कि जुवेनाइल फेज के बारे में। जुवेनाइल फेज, ठीक है। अब जुवेनाइल फेज क्या होता है? एक ऐसी अवस्था जिसमें आपके जन्म से लेकर आपके पूर्ण अवस्था में यानी कि आपके एडल्ट बनने की जो क्रिया होती है, जो समय अंतराल होता है, क्रिया नहीं कह सकते हम, जो बचपन से यानी कि पैदा होने की दिन से लेकर आपके एडल्ट फॉर्म में डेवलप होने तक की का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जीवों में पैदा होने से लेकर परिपक्व होने की अवस्था को हम जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं। के नाम से फेज जाएगा बेटा, ये जुवेनाइल फेज ना कि सब, ठीक है। जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम किसके बारे में देखते हैं? नेक्स्ट हम समझते हैं थोड़ा सा इसमें रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में, या हम इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं बच्चों कि जो हमारा जुवेनाइल फेज होता है, मतलब कि जब जीव
अपने समान अन्य जीवों, अपने समान अन्य जीव को या संतति को उत्पन्न कर सके। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? रिप्रोडक्टिव फेज की। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज में क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में भी क्या होती है कि कई तरह की हम कहते हैं कि कई शर्तें होती है, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज काम करता है। रिप्रोडक्टिव फेज में भी ये दो तरह से होता है। एक तो होता है हमारा ब्रीडिंग सीजन, ठीक है ना। कई प्रकार के क्या होता है, मनुष्य में आपको जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ही क्या होता है कि जो नर से मादा में जो निषेचन की क्रिया होती है वो होती है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद ही क्या इसको होता है कि जो है आपके आगे की जो क्रिया होती है रिप्रोडक्शन की वो उसके बाद ही शुरू होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव फेज को हम दो भागों में कह सकते हैं। ये दो भागों से होता है, यह दो भागों में विभाजित है। ठीक है, तो इसके दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा ब्रीडिंग फेज, ठीक है, और दूसरा हम लिख सकते हैं इसको ओस्ट्रस फेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? सेनेसेंट फेज के बारे में। थर्ड है हमारा सेनेसेंट फेज या फिर एजिंग फेज। ठीक है, तो ये कंप्लीटली हमारे सेनेसेंट फेज और एजिंग फेज। इस फेज में क्या होता है कि इस फेज में हम ये कहते हैं कि जो सेनेसेंट फेज होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज के बाद का फेज होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बारे में हमने जनरल वे में समझ लिया हमने कि जुवेनाइल फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है और सेनेसेंट फेज क्या है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम तीनों को डिटेल से इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकारों को समझा। ठीक है ना, जो क्या होते हैं, बाइनरी फिशन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं, और एक होता है हमारा मल्टीपल फिशन जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुविखंडन बोलते हैं। बाइनरी फिशन जो है यानी कि द्विविखंडन है, उसमें भी हमने बात करी किसकी? बाइनरी फिशन में हमने अमीबा की बात करी। अमीबा के अंदर क्या हुआ, आपको अमीबा के अंदर किस तरह का इर्रेगुलर टाइप का हमें विखंडन देखने को मिला, यानी कि एक ही जीव क्या है, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि दो डॉटर सेल हमें उससे संतति प्राप्त हुई। उसके बाद हमने बात करी किसकी? पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में कैसे हमें ट्रांसफर देखने को मिलता है, और जो युग्लिना है उसमें हमें मध्य काट यानी कि लॉन्गिट्यूडनल फेज देखने को मिला था। ठीक, उसी के बाद हमने बात करी थी किसकी? हमारे जेम्यूल फेज की। ठीक है ना, और हमने उसके बाद बात करी बडिंग की बात करी, मुकुलन की। तो बडिंग हमें किस में देखने को मिली? हाइड्रा में देखने को मिली। हाइड्रा में क्या था? हाइड्रा में टेंटिकल्स प्रेजेंट थे, साथ में क्या था कि एक बर्ड के रूप में डेवलप हो रहा था। वो बर्ड ही क्या था, हम कहते हैं रूडिमेनेंट, मतलब बर्ड के रूप में ही वो एक अलग से एक हाइड्रा जो था उसमें से उत्पन्न हो गया था। तो उस फेज को हमने क्या बोला था? मुकुलन का फेज बोला था, जैसे वो बडिंग का प्रोसेस हमने बोला। उसके बाद बात करी थी हमने जेम्यूल की। जेम्यूल के अंदर हमने स्पॉन्जेस को समझा। स्पॉन्जेस में किस तरह से जो है टोटीपोटेंट सेल प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट होती है, और साथ में क्या स्पिक्यूल्स होते हैं, तो क्या करते हैं, इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो स्पॉन्जेस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? फ्रेश वाटर में, यानी कि साफ पानी में, और समुद्र के मराइन वाटर यानी कि खारे पानी में देखने को मिलते हैं, वहाँ हमने समझ लिया। उसके बाद हमने किसकी बात करी? हमने बात करी हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है तो हमने तीन फेज की चर्चा करी, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। तो इनके बारे में जनरल हमने नॉलेज ले ली है। फिर इसके बाद हमको इनको अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, कंप्लीटली इसको समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।